कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेन और इम्प्रेस करती हैं, पर दूसरी तरफ कुछ स्टोरीज ऐसे भी होते हैं जो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देती है। वो स्टोरीज जो एक इंसान के पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज करने की ताकत रखती है, और उन्हीं कुछ स्टोरीज में से एक है वागाबॉन्ड। ऑथर ताकेहिको इनोए सिर्फ एक मांगा आर्टिस्ट नहीं, वो एक स्टोरी टेलर है जो फिलोसॉफी से पेंट करते हैं। 1996 से ही वागाबॉन्ड सबको पसंद आया क्योंकि मांगा की आर्ट और स्टोरी पसंद आने लायक ही थी। एंड येट वागाबॉन्ड को 2015 से एक भी नया चैप्टर नहीं मिला। ये और भी स्ट्रेंज तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि ताकेहिको इनोए पहले भी लॉन्ग सक्सेसफुल मांगा कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी अपनी दूसरी सीरीज रियल को कभी कभी नए चैप्टर्स के साथ अपडेट करते रहते हैं। तो फिर आखिर क्यों उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट, एक ऐसा मास्टरपीस जिसे वो खुद अपने करियर का पीक मानते थे, को लगभग छोड़ ही दिया। ताकेहिको इनोए का जन्म 12 जनवरी 1967 को कागोशिमा, जापान के साउदर्न टिप पर हुआ था। बचपन से ही उन्हें ड्राइंग का शौक था। जूनियर हाई में उन्होंने केंदो और बास्केटबॉल क्लब्स दोनों ज्वाइन किए। बास्केटबॉल सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस कर। शुरुआती रीजंस शैलो थे, पर धीरे धीरे उन्हें स्पोर्ट्स से प्यार हो गया और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। उनकी टीम स्ट्रांग नहीं थी, पर एक्सपीरियंस ने डेडिकेशन, टीम वर्क और साथ मिलकर ग्रो करने की फीलिंग सिखाई। बाद में ये इमोशंस उनकी मांगा में नजर आई। इसी टाइम इनोए ने दोकाबेन, एक मांगा डिस्कवर किया जो शिंजी मिज़ुशिमा का एक बास्केटबॉल मांगा था, जो इनोए को बहुत ही इंस्पायर करता है। दोकाबेन मांगा ग्लोबली बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, शायद तुमने भी कभी नहीं सुना होगा, पर इनोए को मांगा क्रिएशन की तरफ पुश करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। हाई स्कूल के एंड तक वो डेस्परेटली आर्ट परस्यू करना चाहते थे, पर उन्हें लगता था कि उनके स्किल्स फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लायक नहीं है। उन्होंने एक छोटा प्रेप स्कूल आर्ट कोर्स किया, फिर कुमामोतो प्रेफेक्चर में लिटरेचर पढ़ने लगे, पर उनका दिल वहाँ पे नहीं लगता था। वो ड्राइंग करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने शोनेन जंप कॉन्टेस्ट्स में मांगा मैन्युस्क्रिप्ट्स भेजने शुरू किए और उनमें से एक मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर ताओ नाकामुरा की नजर में आया, जिन्होंने इनोए को एनकरेज किया और उन्हें सुकासा होजो, सिटी हंटर के क्रिएटर के असिस्टेंट के तौर पर जॉब ऑफर की। यहाँ से ही इनोए का असली ट्रेनिंग शुरू हुआ था। उन्होंने लगभग एक साल एक बड़े प्रोफेशनल क्रिएटर से काम सीखा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। 1988 में उन्होंने कायदे पर्पल नाम का एक वन शॉट तेजुका मांगा कॉन्टेस्ट में सबमिट किया और ग्रैंड प्राइज जीत लिया। वही अवार्ड जिसमें तोगाशी, ओबाता और मुरिता जैसे जायंट्स अपने करियर स्टार्ट कर चुके थे। कायदे पर्पल जंप का पहला वेल रिसीव्ड बास्केटबॉल मांगा था, जिससे प्रूव हुआ कि ये स्पोर्ट मेन स्ट्रीम जॉनरा बन सकता है। उनका फर्स्ट सीरियलाइजेशन स्लैम डंक नहीं था, बल्कि एक ऑफ सीक्वेंसी शॉर्ट सीरीज थी, कैमेलियन जेल, जिसमें वो सिर्फ इलस्ट्रेटर थे। वो सिर्फ कुछ महीने चली, फेलियर नहीं थी, पर शायद इसने इनोए को सिखाया कि वो अकेले काम करते हुए ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और यही डिसीजन मांगा हिस्ट्री को बदलने वाला था। देन 1990 में स्लैम डंक शुरू हुआ। सीरीज इंस्टेंट हिट बन गई। हानामाची साकुरागी की स्टोरी, एक डिलिंक्वेंट जो एक लड़की के लिए बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करता है, फिर उसे स्पोर्ट्स से प्यार हो जाता है और इंसान के तौर पर ग्रो होता है। ये एक अंडरडॉग स्टोरी थी जिसमें हार्ट, ह्यूमर और इंटेंसिटी था। कुछ ही महीनों में फैंस इनोए को लेटर्स भेजने लगे कि उनकी सीरीज ने उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर किया। 3 साल बाद इसके एनिमे एडाप्टेशन ने बास्केटबॉल को नेशन वाइड बना दिया। 1990 से 95 के बीच 1 मिलियन से ज्यादा जापानीज स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलने लगे। स्लैम डंक ने अवार्ड्स जीते और स्पोर्ट्स मांगा हिस्ट्री का बेस्ट सेलिंग मांगा बन गया, 170 मिलियन कॉपीज से ज्यादा सर्कुलेशन के साथ। स्लैम डंक के बाद उन्होंने बजर बीटर नाम का ऑनलाइन साईफाई बास्केटबॉल मांगा ट्राई किया, जो सिर्फ 2 साल चला। फिर वो बहुत ही कम ड्रॉ करने लगे, अनश्योर थे कि नेक्स्ट क्या क्रिएट किया जाए, और एक वक्त तो मांगा इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने का भी सोच लिया था। फिर एक एडिटर ने कैजुअली उन्हें एक नोवेल दी, मुसाशी बाय एजी योशिकावा, जो लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मियामोतो मुसाशी की फिक्शनलाइज्ड बायोग्राफी थी। उस नोवेल ने मानो इनोए के अंदर कुछ जगा दिया।
क्योंकि उसी साल 1996 में वागाबॉन्ड का पहला चैप्टर आया। शुरुआत से ही इस सीरीज का एक अलग ही ऑरा था। फ्यूडल जापान को ओवरवेलमिंग डिटेल के साथ ड्रॉ किया गया। लैंडस्केप्स, रेन ड्रॉपलेट्स, ग्रास ब्लेड्स, सब कुछ ब्रेथ टेकिंग प्रिसीशन के साथ। बाद में उन्होंने इंक पेन्स जो हर मांगा का अपने मांगास में यूज करते हैं छोड़कर ब्रशेस यूज किए ताकि वो आकिरा कुरोसावा के सामुराई फिल्म्स जैसे ग्रीटी एस्थेटिक कैप्चर कर सके। हिस्टोरिकल एक्शन से ज्यादा वागाबॉन्ड लाइफ, डेथ, एम्बिशन, आइडेंटिटी और ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करता है। मियामोतो मुसाशी की जर्नी फॉलो करती है एक यंग मैन जो इनविंसिबिलिटी ढूंढता था थ्रू स्वॉर्ड, पर धीरे धीरे समझता है कि ट्रू स्ट्रेंथ का किलिंग से कोई लेना देना नहीं है। इनोए कहते थे कि वो चाहते थे कि सीरीज मॉडर्न रीडर्स को जापानीज हिस्ट्री से कनेक्ट करे और वो इसमें कामयाब भी हुए। मांगा ने बहुत अवार्ड्स भी जीते, जापान मीडिया आर्ट्स फेस्टिवल ग्रैंड प्राइज, कोडांशा मांगा अवार्ड और तेजुका ओसामू कल्चरल प्राइज इंडस्ट्री के हाईएस्ट ऑनर्स में से एक। वागाबॉन्ड लॉन्च होने के एक साल बाद उन्होंने एक और मांगा रियल को शुरू किया जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल पर बेस्ड मांगा है। रियल मांगा पेन, फेलियर, आइडेंटिटी और ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है पर टीम वर्क और ह्यूमन कनेक्शन के साथ। कॉन्ट्रास्ट में वागाबॉन्ड एक अकेली जर्नी थी। इन दोनों को मिलाकर इनोए का दिल दो हिस्सों में बट जाता है, इंडिविजुअल स्ट्रगल और कलेक्टिव स्ट्रेंथ। लगभग 10 सालों तक दोनों सीरीज सक्सेसफुली चलते रहे, पर एक साथ दो साइकोलॉजिकली इंटेंस स्टोरीज बनाना उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने लगा। अप्रैल 2009 में इनोए ने जापानीज न्यूज़पेपर निशोन आयोन शिमुन को एक इंटरव्यू दिया। उस वक्त रियल और वागाबॉन्ड दोनों ही स्मूथली चल रहे थे और काफी सक्सेसफुल भी थे। इनोए ने कहा कि उन्हें लगता है कि वागाबॉन्ड 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। उन्हें एंडिंग का एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि स्टोरी के फाइनल पीसेस अपनी जगह पर सेटल हो रहे थे। 2010 में उन्होंने इस प्रेडिक्शन को फिर से कंफर्म किया, लेकिन उसी साल के समर में इनोए बीमार पड़ गए और दोनों सीरीज हाइटस पर चले गए। अक्टूबर तक उनकी तबीयत बेहतर हो गई और उन्होंने एक इंटरव्यू में वागाबॉन्ड की सिचुएशन पर बात की। मैं इस इंटरव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये समझाने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दिसंबर 2010 तक रियल फिर से पब्लिश होने लगा, जबकि वागाबॉन्ड हाइटस पर ही रहा। इनोए ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि वागाबॉन्ड तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उनकी उत्साह इस मांगा को लेकर रिटर्न नहीं होती। जब उनसे पूछा गया कि आखिर दो सीरीज को ड्रॉ करना इतना अलग कैसे है, तो उन्होंने काफी ओपनली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोनों सीरीज का प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। रियल में उन्हें ओरिजिनलिटी को लेकर या आर्ट वर्क को स्टाइलिश बनाने को लेकर टेंशन नहीं होती, लेकिन वागाबॉन्ड में वो हमेशा खुद को पुश करते हैं ताकि कुछ नया करें और मैक्सिमम लेवल पर ड्रॉ करें। इसमें ड्रॉइंग एक तरफ तो एंजॉयमेंट होता है, पर दूसरी तरफ बहुत डिमांडिंग भी। रियल कंपैरेटिवली उन्हें कंफर्ट जोन में काम करने देता है, जैसे उनके पास दो अलग क्रिएटिव मोड्स हो। ये सब देखकर क्लियर होता है कि इन्होंने वागाबॉन्ड को लगभग परफेक्शन के परसूट के साथ ट्रीट करते हैं। हर चैप्टर को ओरिजिनल और मास्टरफुल बनाने का प्रेशर उनके लिए बहुत बड़ा हो गया, खासकर इलनेस के बाद। वागाबॉन्ड मार्च 2012 तक हाइटस पर रहा। जब फाइनली चैप्टर 300 रिलीज हुआ, तब तक रियल लगभग हर महीने एक चैप्टर के पेस पर चलता रहा। हमेशा रेगुलर नहीं था, पर आता रहा। 2012 में जब वागाबॉन्ड वापस आया तो वो 2014 तक चलता रहा और 22 चैप्टर के बाद फरवरी में इन्होंने 4 मंथ का रिसर्च हाइटस अनाउंस किया, पर ये ब्रेक लगभग 1 साल चला। देन 2015 में इन्होंने जनवरी से लेकर 6 चैप्टर रिलीज किए हर मंथ, और चैप्टर 327 में ही ये मांगा पूरा रुक गया। रियल भी इसी टाइम के अराउंड हाइटस पे चला गया था, पर 2019 में वो रिटर्न करता है और चैप्टर 85 से लेकर 2025 में चैप्टर 101 तक आता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वागाबॉन्ड 10 साल बाद भी नहीं आ पा रहा? देखो, राइटिंग मुश्किल होती है और अच्छी राइटिंग उससे भी ज्यादा। इन्होंने कभी भी हल्की क्वालिटी के काम नहीं करते। उनकी हर स्टोरी पर्सनल और मीनिंगफुल होती है। वागाबॉन्ड तो उनके लिए एक तरह का सैक्रेड वर्क बन चुका है। जब क्रिएटर और दुनिया भर के फैंस दोनों किसी चीज को मास्टरपीस समझने लगते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर अनइमेजिनेबल होता है। इंटरव्यू से क्लियरली पता चलता है कि इन्होंने तब तक वागाबॉन्ड को टच भी नहीं करना चाहते जब तक वो अपने परफेक्शन स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचते। एज कंज्यूमर्स हम आसानी से क्रिएटर को कंप्लेन और क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो मांगा को कंप्लीट क्यों नहीं करते, पर हमें वो इमोशनल लेबर नहीं दिखता जो एक मास्टरपीस को क्रिएट करने में लगता है।
रिसर्च, स्ट्रगल, डेडिकेशन और सालों का प्रेशर, एक स्टोरी को गलत तरीके से कंक्लूड करने का डर किसी भी राइटर को फ्रीज कर सकता है। हमें हाल ही में कुछ अच्छी स्टोरीज में भी रश एंडिंग देखने को मिला है, जिसके कारण ऑथर को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगर इनोए को हर पैनल, हर लाइन से 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो जिंदगी भर रिग्रेट फील करेंगे। हमें ये एक्सट्रीम लग सकता है, पर किसी पैशनेट क्रिएटर के लिए ये नॉर्मल है। वागाबॉन्ड को इनोए ने इसलिए छोड़ के रखा है क्योंकि एक मास्टरपीस को उसकी परफेक्ट एंडिंग तक पहुंचाना किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल का काम होता है। डर, प्रेशर और अपने काम को इज्जत देने की इच्छा, ये सब बहुत भारी पड़ते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि वागाबॉन्ड कभी भी वापस नहीं आएगा? इसका सीधा आंसर है शायद आ सकता है, क्योंकि 2022 में स्लैम डंक के मूवी के रिलीज के दौरान एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि वो पूरी इंटेंशन के साथ सीरीज पर वापस आना चाहते हैं, होपफुली नियर फ्यूचर में। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो अभी भी वागाबॉन्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं और मैं मानता हूँ कि वो शायद करेंगे भी। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और डिस्कॉर्ड एनिमे कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। वहां पे जाके मुझे कुछ मांगास रेकमेंड करो जिसपे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।